तो बच्चों अभी हम लोग हीट एंड टेम्परेचर में 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके, जिसमें हमने तीसरा लेक्चर गैसेस लॉ के बारे में पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 4 में जो सबसे पहली हेडिंग है वो है वान डेर वाल्स इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। सर आप किस नजरिए से कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, वान डेर वाल्स इक्वेशन जो है ना, सबसे पहले बात तो ये एक रियल गैस इक्वेशन है। आपको पता है ये जो आपने पीवी बराबर अभी एमआरटी पढ़ा, पीवी बराबर क्या पढ़ा, एमआरटी, याद रखिएगा ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किस लिए लगती है, कहना ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगती है। याद रखना ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं। तो बच्चों रियल गैस के लिए क्या इक्वेशन लगती है, तो यही इक्वेशन दी थी तुम्हारे वान डेर वाल्स ने। तो कह देना वान डेर वाल्स ने जो इक्वेशन दी बच्चा, उसको रियल गैस इक्वेशन के लिए नाम से जाना जाता है। वान डेर वाल्स इक्वेशन कहिए या रियल गैस इक्वेशन कहिए। अभी भी प्रश्न क्लियर नहीं हुआ कि सर एक बात बताओ, आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर क्या है ना। मैं मतलब अगर मैं आपको दो गैसों के नाम बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा हीलियम और CO2, आप बताइए इनमें से कौन आइडियल गैस है, या फिर और कौन सा डेटा आपको चाहिए आइडियल गैस की पहचान करने के लिए। तो बच्चों याद रखिएगा आइडियल गैस एक ऐसी गैस को बोलते हैं जिसका फ्रीजिंग पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दीजिए, या फिर आप उसको क्या बोला जाएगा, उसको सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, नहीं, जिस पे लिक्विड बनता है, लिक्विडिफिकेशन पॉइंट। बच्चा जिसका जो लिक्विडिफिकेशन पॉइंट होता है या लिक्विडिफिकेशन टेम्परेचर होता है, लिक्विड बनते समय जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो, बहुत ध्यान सुनना है ना, यानी जिसका द्रवीकरण तापमान, इसको हिंदी में यही बोलते हैं, द्रवीकरण तापमान सर जिसका कम होता है, ध्यान रखना बहुत कम होता है सर, उसी को आइडियल गैस बोला जाता है। जिसका लिक्विडिफिकेशन टेम्परेचर बहुत कम होता है सर, उसको आइडियल गैस बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो गैस A और B हैं। आपको पता है कि ये दोनों गैस है, तो इनका नॉर्मल टेम्परेचर पे ये दोनों गैस होंगी सर, ये लिक्विड नहीं होगी। लेकिन अगर कोई गैस अवस्था में आप उसको ठंडा करते जाइए, ठंडा करते जाइए, ठंडा करते जाइए, तो एक टेम्परेचर आपको डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जिस पर वो लिक्विड बनेगी। सर एक टेम्परेचर डेफिनेटली ऐसा मिलेगा जिस पर वो लिक्विड बनेगी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो मान लीजिए जो A गैस है सर, वो A गैस -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड बनती है, बहुत ध्यान सुना। और बच्चों B गैस मान लीजिए -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड बनती है। मैंने दोनों का द्रवीकरण टेम्परेचर लिख दिया, यानी दोनों का लिक्विडिफिकेशन टेम्परेचर लिख दिया कि दोनों की दोनों गैसें लिक्विड किस टेम्परेचर पे बनती है। तो बच्चों द्रवीकरण टेम्परेचर इन दोनों में से जिसका भी द्रवीकरण टेम्परेचर कम होता है उसे आइडियल गैस माना जाता है। यानी अगर इन दोनों की कंपेरिजन किया जाता है बच्चों, तो इसमें से ध्यान रखना B का द्रवीकरण टेम्परेचर -80 है, बहुत कम है, इसको आप आइडियल गैस की तरह मानोगे। जबकि A का द्रवीकरण टेम्परेचर उससे ज्यादा है सर, इसको रियल गैस की तरह मानोगे। क्लियर है। तो द्रवीकरण टेम्परेचर से एक तो हम लोग आइडियल गैस की पहचान कर लेते हैं कि कौन हमारी आइडियल गैस है, कौन रियल गैस है। दूसरा पहचान करने का तरीका होता है बच्चों इसके एटॉमिक से। कैसे, मैं बताता हूं। 3 तरह की गैसें होती हैं, एक होता है मोनो एटॉमिक गैस, एक होता है डाई एटॉमिक गैस और एक होता है ट्राई एटॉमिक गैस। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, एक गैस होती है मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, कहना मोनो एटॉमिक गैस कौन सी गैस होती है, जिसमें केवल एक एटम हो। दूसरी होती है बच्चों डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस सर, डाई एटॉमिक गैस किस गैस को बोलते हैं, जिसमें 2 एटम हो। और बच्चों याद रखना तीसरी गैस होती है जिसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक गैस, जिसमें कितने एटम होते हैं सर, इसमें 3 एटम होते हैं। मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और बच्चों ट्राई एटॉमिक गैस। सर मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि हीलियम हो गया, जैसे कि नियॉन हो गया, जैसे कि आर्गन हो गया, इसमें देखो सब में एक एटम है। डाई एटॉमिक गैस जैसे कि O2 हो गया, जैसे कि N2 हो गया, जैसे कि Cl2 हो गया, इसमें देखो 2 एटम है, समझो। और ट्राई एटॉमिक गैस जिसमें 3 एटम होते हैं, जैसे कि CO2 हो गया, जैसे कि SO2 हो गया है, जैसे कि O3 हो गया, ये सब ट्राई एटॉमिक गैस है। तो याद रखना ये जो मोनो एटॉमिक गैस है ये हमारी ज्यादा आइडियल गैस होती है। तो इन तीनों गैसों में पूछा जाता कि आप किसको आइडियल गैस मान सकते हो, तो मोनो एटॉमिक गैस आइडियल गैस मानी जाती है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस का जो द्रवीकरण टेम्परेचर है बच्चों वो बहुत कम होता है। आपको पता है हीलियम और हाइड्रोजन
कि जब कंपेरिजन की जाती है तो हीलियम और हाइड्रोजन में से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीलियम हाइड्रोजन बनता है, तो हीलियम और हाइड्रोजन की जब भी कभी कंपेरिजन की जाती है तो हीलियम हम आइडियल गैस मानेंगे, हाइड्रोजन को आइडियल गैस नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस को आइडियल गैस इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका जो द्रवीकरण टेम्परेचर होता है जिस पर वो लिक्विड बनती है बहुत कम होता है। हीलियम का -868 होता है और बहुत ज़्यादा होता है -868, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये है कि मोनोएटॉमिक गैस एक आइडियल गैस की तरह मानी जाती है क्योंकि इनका द्रवीकरण तापमान बहुत कम होता है। क्लियर बच्चों, जब हम लोग इन तीन तरह की गैसों को समझते हैं तो तुरंत हम लोगों को एक टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, है ना। गामा आपने पढ़ा भी होगा गामा के बारे में, गामा को बोला जाता है एडियाबैटिक इंडेक्स। अरे मैं पूछूं गामा को कहते क्या है, कहना एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स। और बच्चों एडियाबैटिक इंडेक्स कहते हैं पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये एक नियम होता है जो कि हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में काम करता है। किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस में काम करता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो तीन तरह की गैसें बताई मैंने, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक गैस, इन तीनों गैसों में आपको गामा पता होना चाहिए कि गामा का मान क्या होता है। तो बच्चों तीनों प्रकार की गैसों के लिए गामा याद करने का सबसे आसान तरीका होता है 574/353। 574/353 नोट डाउन कर लीजिए और तीनों गैसों के लिए आप गामा बता सकते हैं। 5/3 की बात करते हैं तो 5/3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए हो जाएगा, 7/5 डाइएटॉमिक गैस के लिए हो जाएगा और 4/3 ट्राइएटॉमिक गैस के लिए हो जाएगा। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है? तो बच्चों मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा 5/3। कई बार आप लोग इसको 1.67 करके या 1.66 करके याद भी करते हो, है ना। सर डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना होगा? कहना डायटोमिक गैस के लिए गामा हो जाएगा सर 7/5, कई बार इसको 1.4 भी कहते हैं। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए 3 एटॉम वाले गैस के लिए 4/3 और कई बार हम लोग इसको 1.33 भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें गामा की वैल्यू भी याद करनी है तो 574/353 याद कर लो। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3, डायटोमिक गैस के लिए 7/5, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए 4/3। बताइए इससे आसान कॉन्सेप्ट कुछ होगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारा ये वाला सिस्टम खत्म कि आइडियल गैस जिसे मानते हैं, कहना मोनोएटॉमिक गैस को आइडियल गैस बोला जाएगा, या फिर जिसका द्रवीकरण तापमान बहुत कम होता है सर उसको आइडियल गैस बोला जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन सुनिए, अभी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन तो बता चुके, रियल गैस इक्वेशन क्या होती है मैं बताऊंगा, लेकिन और भी बातें सुनिए जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी आता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई रियल गैस है, मेरे पास आइडियल गैस नहीं है, मेरे पास रियल गैस है और मुझे उसको बनाना है आइडियल गैस। तो बताइए अगर मैं रियल गैस को आइडियल गैस बनाना चाहता हूं तो मुझे कौन कौन सी कंडीशन नीड होगी, मतलब मुझे कौन कौन सी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे रियल गैस को कौन सी गैस बनाना है बच्चों? रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है। तो पहले आप सोचो आइडियल गैस होती क्या है। कहना गैस का मतलब होता है फैलना, गैस का मतलब क्या होता है? फैलना। मुझे रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो मुझे गैस को फैलाना होगा, और गैस फैलती कब है? सर फैलती है गैस जब उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और प्रेशर घटा दीजिए। बताओ कोई भी गैस कब फैलती है? कहना किसी भी गैस को फैलाना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाइए, प्रेशर घटाइए। टेम्परेचर बढ़ाइए गैस फैल जाएगी, प्रेशर घटाइए गैस फैल जाएगी। तो रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है तो आप उसका टेम्परेचर हाई कर दीजिए और प्रेशर लो कर दीजिए, है ना। हो सकेगा तो मैं इस बात को ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा देखो बहुत ध्यान सुना, मैं कैसे लिखता हूं। ओके, तो रियल गैस को हमें मान लीजिए पहले कौन सी गैस बनाना है? आइडियल गैस। और कई बार आइडियल को भी रियल बना के पूछ लेता है। रियल गैस को बनाना है सर कौन सी गैस? आइडियल गैस। तो बच्चों जब भी कभी रियल गैस को आइडियल गैस बनाना होगा, ये देखिए, तो हमें गैस को फैलाना होगा, और गैस को फैलाने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाइए, प्रेशर घटाइए। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस फैल जाती है, प्रेशर कम कीजिए तो भी गैस फैल जाती है, तो रियल गैस आइडियल गैस बन जाएगी। अगर मुझे आइडियल गैस को रियल गैस बनाना है, मान लीजिए मेरे पास कोई आइडियल गैस है सर, उसको रियल गैस बनाना चाहते हैं तो क्या कंडीशन नीड होगी? तो आइडियल को रियल बनाना है
तो डैश को कम करना पड़ेगा, यानी इसका उल्टा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा और प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन सी कंडीशन में कोई रियल डैश आइडियल डैश बनती है, या कौन सी कंडीशन में कोई आइडियल डैश रियल डैश बनती है, ये भी याद होना चाहिए आपको। तो आइडियल डैश इक्वेशन तो मैंने पढ़ ली पूरी। अब रियल डैश इक्वेशन क्या है, तो वान डर वाल्स ने क्या किया था, रियल डैश इक्वेशन जो का मान जो दिया था वो दिया था P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस बी शुड बी इक्वल टू RT। ये तुम्हारा इक्वेशन दिया गया था रियल डैश इक्वेशन, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी शुड बी इक्वल टू RT। सर यही तुम्हारी रियल डैश इक्वेशन है बच्चों, ठीक है सर, ठीक है, रियल डैश इक्वेशन पता चली। तो रियल डैश इक्वेशन में हमारा ये A और B दो वर्ड एक्स्ट्रा आ गए। अभी तक अगर A और B जीरो होते तो वो तो आइडियल डैश बन जाता, समझो। तो कई बार तुमसे पूछा जाता है कि ये A और B हमारे करेक्शन हुए ना, हमने सही किया, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ गलती हो जाती है और अगर हम लोग उस गलती को सही करते हैं तो क्या बोलते हैं, करेक्शन, है ना। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि आइडियल डैश के लिए ये A और B क्या होते हैं, कहना आइडियल डैश के लिए A और B का मान 0 और 0 होगा, तभी तो PV बराबर MRT मिलेगा। लेकिन अगर रियल डैश के लिए पूछे A क्या होगा, तो कहना रियल डैश के लिए A और B के मान 0 नहीं होंगे। वैल्यू आपके सामने बच्चा, A बटे वी स्क्वायर, पूरा A बटे वी स्क्वायर, इसको बोलते हैं कि हमने प्रेशर में करेक्शन किया, इसलिए बोलते हैं इसको प्रेशर करेक्शन, यानी प्रेशर में सुधार किया। अब बच्चा अगर सिर्फ B की बात करते हैं तो इस B को बोला जाता है वॉल्यूम करेक्शन, यानी वॉल्यूम में सुधार। ओके, तो तुमसे कई बार बोला जाएगा प्रेशर करेक्शन का मान कितना है, वॉल्यूम करेक्शन का मान कितना है, कहना प्रेशर करेक्शन A अपॉन वी स्क्वायर जोड़ा गया है और वॉल्यूम करेक्शन B को घटाया गया है, ठीक। मन में एक सवाल उठता है कि आपके वान डर वाल्स ने ऐसा क्यों किया। तो ये स्टेटमेंट ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाना पड़ेगा हम लोगों को। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है बच्चा कि जो भी हमारी आइडियल गैस होती है, थोड़ा सुन लो बस, आपको आइडिया लग जाएगा, याद हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि सर जो भी आइडियल गैस होती है उसमें अट्रैक्शन फोर्स, यानी अट्रैक्शन और कोएशन फोर्स 0 होता है, आकर्षण बल 0 होता है। तो आइडियल गैस में आकर्षण बल 0 था, लेकिन रियल गैस में तो भैया आकर्षण बल 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आकर्षण बल लगेगा, और उसी आकर्षण बल की वजह से हमारा प्रेशर का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। भाई देखो, जैसे कि बहुत ध्यान सुना, एकदम ध्यान सुना, मान लीजिए आइडियल गैस है, आइडियल गैस ऐसे फैली हुई है, आयतन घेर रही है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जैसी वो रियल गैस होती तो रियल गैस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता, तो देख लो आयतन थोड़ा सा कम हो जाता, आयतन कम हो जाता और प्रेशर की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाती। आप देखो ना, आप ऐसे समझो, मेरे हाथ में ना जाइए, आप इसको कंटेनर से समझिए। मान लीजिए मैंने ये कंटेनर बनाया और इस कंटेनर में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने यहां पर भर दिया आइडियल गैस। कौन सी गैस? आइडियल गैस। ये आइडियल गैस भरा, ये आइडियल गैस भरा। बच्चों यहां पर मैंने आइडियल गैस भरा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आइडियल गैस हमारी अचानक से कौन सी गैस बन जाती? रियल गैस बन जाती, तो अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगता, और अट्रैक्शन फोर्स काम करने की वजह से इनका जो अंदर का प्रेशर होता वो और पास पास आ जाते, तो प्रेशर बढ़ जाता। तो प्रेशर का ये जो बढ़ना है ना बच्चा, प्रेशर का बढ़ना है यानी प्रेशर करेक्शन है, ये आता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल की वजह से प्रेशर करेक्शन आया, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स आगे लिख लेना, ड्यू टू अट्रैक्शन। और वॉल्यूम करेक्शन किसकी वजह से आया है? सर वॉल्यूम करेक्शन आता है हमारे गैस के आयतन की वजह से, है ना। मैं आपको बताऊं, आइडियल गैस में ये भी एक पॉइंट बोला जाता है कि जो ये मॉलिक्यूल का आयतन होता है वो बहुत कम होता है, जबकि रियल गैस में तो मॉलिक्यूल का आयतन कुछ ना कुछ होगा। तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या करते हैं, हमें मॉलिक्यूल्स का आयतन घटाना पड़ता है, तब कहीं जाके गैस का एक्चुअल आयतन मिलता है, इसलिए देखो घटा दिया। तो वॉल्यूम करेक्शन जो आता है वो मॉलिक्यूल के आयतन की वजह से आता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से आता है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के आयतन की वजह से आता है। हिंदी में भी लिख लेंगे, अणुओं के आयतन की वजह से। और ये क्या है? आकर्षण फोर्स के कारण। तो
तो बच्चा अगर आपको डायरेक्शन के रीजन भी याद है ना तो आप अच्छे अच्छे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है ज़्यादातर मेनली कि भाई आइडियल रेस इक्वेशन क्या है, रियल रेस इक्वेशन क्या है। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में इसीलिए समझाया ताकि सिंगल भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपके एग्जाम में छूटे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन हो रही बच्चों। इसके बाद ये हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बोला जाता है वर्ग माध्य मूल चाल। थोड़ा सा ध्यान से सुनना कायदे में, एकदम कायदे के साथ। देखो यहां पर मैंने आपके सामने एक आइडियल डैश का कंटेनर दिखाया है बच्चों। यहां पर मैंने एक आइडियल डैश का क्या दिखाया, कंटेनर। आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी कंटेनर के अंदर जब आप आइडियल डैश भरते हो, कौन सी डैश भरते हैं, आइडियल डैश भरते हैं। तो बच्चों आइडियल डैश भरते हैं तो इसका अर्थ पता क्या होता है कि डैशों की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। जब भी कभी आप किसी कंटेनर में आइडियल डैश भरेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। हाँ, और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डैश के मॉलिक्यूल्स एक सेम वेलोसिटी से चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डैश के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी और अलग अलग वेलोसिटी से ये चक्कर लगाते रहते हैं, आपस में भी टकराते हैं, बर्तन की दीवार से भी टकराते हैं, हर जगह टकराते हैं। तो कई बार तुमसे पूछा जाता है भाई इसकी टक्कर कैसी है, तो डैशों के मॉलिक्यूल की जो टक्कर होती है वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होती है। बच्चों डैशों के मॉलिक्यूल्स की जो टक्कर होती है सर वो कैसी होती है, कहना वो टक्कर होती है सर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। बहुत ध्यान से सुनना एकदम कायदे साथ। इनकी वेलोसिटी के मान अलग अलग होते हैं। बच्चा वेलोसिटी के मान अलग अलग होते हैं। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है तो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कुछ और हो रही, दूसरे की कुछ और हो रही, तीसरे की कुछ और हो रही। ठीक है, तो सर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी का एक औसत लिया जाता है और ध्यान रखना आदर्श डैश के अणु किसी बर्तन में भिन्न भिन्न वेग से देखो गति करते हैं और इसीलिए इन सभी अणुओं के औसत वेग को वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। लेकिन वर्ग माध्य मूल चाल निकालना कैसे ये भी सुनो, ये कई बार आता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको वर्ग माध्य मूल चाल निकालनी है सर तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी वेलोसिटी हैं उन सारी वेलोसिटी का आप वर्ग करा दीजिए। क्या करा दीजिए, वर्ग। वर्ग कराने के बाद उसका माध्य ले लीजिए, अब माध्य लेने के बाद वर्गमूल ले लीजिए। बच्चा वर्ग माध्य मूल चाल निकालने का यही कॉन्सेप्ट होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। कई बार डिटेल में भी पूछ लेता है। तो वर्ग माध्य मूल चाल आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट डेटा बता देता हूं कि वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला क्या आता है। तो बच्चा वर्ग माध्य मूल चाल VRMS बराबर आता है, VRMS बराबर आता है √3RT/m। √3RT/m ये तुम्हारा वर्ग माध्य मूल चाल का फॉर्मूला आ गया। VRMS बराबर √3RT/m। सेम तरीके से एक स्पीड आपको और निकालनी पड़ेगी, उसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ एवरेज, वर्ग माध्य मूल चाल नहीं, सिर्फ औसत चाल। ये वर्ग माध्य मूल चाल है, ये औसत चाल है बच्चों। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 8RT/πm, ये भी आपको याद करना है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है √8RT/πm। सेम तरीके से एक स्पीड और पूछी जाती है VP। VP को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना, या अधिकतम प्रायिकता स्पीड। अधिकतम प्रायिकता स्पीड इंग्लिश में मीडियम में लिख लेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। प्रोबेबल स्पीड हिंदी वाले लिखेंगे अधिकतम प्रायिकता स्पीड, अधिकतम प्रायिकता स्पीड। ठीक है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2RT/m, रूट के अंदर 2RT/m। तो आइडियल डैश के लिए आपको ये तीन तरह की इक्वेशन याद करनी है, तीन तरह के वेलोसिटी को याद करना है और ये तीनों वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर, M क्या है, अणुभार, R क्या है, डैश कांस्टेंट। फिर से सुनिए, VRMS चाल √3RT/m, एवरेज चाल √8RT/πm, और अगर कोई पूछे VP बताइए कितना है, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बताइए, √2RT/m। कई बार एग्जामों में क्या होता है, इनका रेशियो भी पूछ लेता है, तो रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल
ठीक, आप मुझे बताओ प्रोबेबल स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड, इसके अलावा वीआरएमएस स्पीड, इन तीनों का मुझे अनुपात बताइए। क्या नहीं पता चल पाएगा बताओ। प्रोबेबल स्पीड में √2 लगा हुआ है रेशियो, एवरेज स्पीड में √8/पाई लगा हुआ है रेशियो, और बच्चों वीआरएमएस में √3 लगा हुआ है, देख लो। तो ये इनका अनुपात हो जाता है। तो कई बार रेशियो पूछा जाए तो रेशियो भी आपको बताना आना चाहिए। तीनों फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार तीनों में अनुपात नहीं पूछता, किसी दो में अनुपात पूछ लेता है। तो किसी दो में भी अनुपात पूछे तो कैसे इन दो के अनुपात को सॉल्व करना है सीख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आहा, अब ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बच्चों, और इस हेडिंग का नाम क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, हिंदी में बोलते हैं रेखी प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, है ना, यानी प्रसार गुणांक इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कहना हिंदी में बोला जाता है सर इसको प्रसार गुणांक। अब थोड़ा ध्यान से समझना सब लोग। देखो, जैसे कि मैं मान लीजिए मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, मेरे पास ये कोई वस्तु है ना, मेरे पास ये कोई वस्तु है। आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर मैं इस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं इस वस्तु का क्या बढ़ाता हूं बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो ये वस्तु फैलेगी, ये वस्तु फैलेगी। अब एक बात बताइए, जब कोई वस्तु फैलती है तो वो वस्तु लंबाई में भी फैल सकती है, क्षेत्रफल में भी फैल सकती है, आयतन में भी फैल सकती है। बताओ, अगर कोई वस्तु फैलेगी तो तीनों चीजों में फैल सकती है ना, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन सब में फैल सकती है। तो प्रश्न ये उठता है कि बताइए रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? तो बच्चा रेखीय प्रसार गुणांक ध्यान रखना, ये लंबाई में प्रसार गुणांक है, और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का फॉर्मूला होता है लंबाई में होने वाला परिवर्तन डिवाइड बाई प्रारंभिक लंबाई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होगा टेम्परेचर में अंतर, है ना। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर होगा सर क्षेत्रफल में परिवर्तन डिवाइड बाई प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू डेल्टा टी। सुन रहे हैं ना सब लोग? और आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर कितना होगा? कह देना सर आयतन में परिवर्तन डिवाइड बाई प्रारंभिक आयतन इंटू डेल्टा टी। ये देखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो अल्फा बराबर बताइए कितना हो जाएगा? सर अल्फा बराबर ये फॉर्मूला, बीटा बराबर सर ये फॉर्मूला, और गामा बराबर कोई पूछे तो कह देना गामा बराबर सर ये फॉर्मूला। अल्फा, बीटा और गामा। मैं फिर से बता दूं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अल्फा बराबर डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी, बीटा बराबर डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी, और गामा बराबर डेल्टा वी बटे वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा वी वैल्यूम में परिवर्तन, डेल्टा ए क्षेत्रफल में परिवर्तन, डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन। बच्चों तो कहना सर ऊपर लंबाई में परिवर्तन, नीचे प्रारंभिक लंबाई, तो अल्फा की जो यूनिट बन जाएगी वो 1/डिग्री सेंटीग्रेड या 1/केल्विन भी बोल सकते हो। सेम तरीके से बीटा की यूनिट कितनी होती है? 1/डिग्री सेंटीग्रेड, और सेम तरीके से गामा की यूनिट भी कितनी होती है? 1/डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1/डिग्री सेंटीग्रेड, 1/डिग्री सेंटीग्रेड, इन तीन चीजों की यूनिट होती है। ओके, अब अल्फा बीटा गामा में तुमसे कई बार संबंध भी पूछता है कि भाई अल्फा बीटा गामा में बताइए रिलेशन क्या है। तो कह देना जब भी कभी अल्फा बीटा गामा में आपसे रेशियो पूछा जाता है, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध पूछा जाए, तो कहना इन तीनों में संबंध होता है 1:2:3, 1:2:3। सर यही इन तीनों में संबंध होता है। तो एक अगर वैल्यू पता चल जाती है किसी भी पदार्थ का, आपको मान लीजिए अल्फा पता चल जाए, तो अल्फा पता चल जाए तो हम ये अनुपात लगाकर बीटा और गामा की वैल्यू को तुरंत बता सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी, अल्फा बीटा गामा बड़े आराम से हम यहां से निकाल सकते हैं। कई बार ये लोग क्या करते हैं कि अल्फा का मान दे देते हैं, लंबाई का मान दे देते हैं, टेम्परेचर में परिवर्तन दे देते हैं, तो लंबाई में परिवर्तन पूछ लेते हैं, फिर कई बार एरिया में परिवर्तन पूछ लेते हैं, और कई बार बच्चों आयतन में परिवर्तन पूछ लेते हैं। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू से हम लोग कुछ भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है, इस बात को याद रखिएगा। और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, खास तौर से ये पानी वाला एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पता है क्या करते हैं ये लोग? जानबूझ के कंटेनर ऐसा बनाएंगे और कह देंगे कि इस कंटेनर में जो पानी भरा है ना वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, पूरी तरह से फिल है। सर पानी भरा हुआ है इसमें, सर इसमें इस तरह से पूरा भरा हुआ पानी है, ऐसा कंटेनर में पूरा भरा हुआ पानी है, ऐसे। ये
ऐसे भरा हुआ पानी। ओके, तो तुमसे जानबूझ के कह देंगे कि अगर इस पानी का जो गामा है, गामा की कोई वैल्यू दे देंगे पानी का, और कह देंगे कि अगर मैं इस पानी के टेम्परेचर को, सर मैं इस पानी के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूं, तो बताइए कितना आयतन पानी बाहर फैल जाएगा। तो जितना आयतन बढ़ेगा उतना ही तो फैलेगा, है ना। तो यहां पर हम लोगों को बस आयतन में परिवर्तन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला हो जाएगा गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। हमें गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए, और जैसे ही गामा की वैल्यू पता चल जाएगी हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हमारे कह सकते हो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक से संबंधित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। तो बच्चा अगली हेडिंग है हमारे इस कौन से लेक्चर में, चौथे लेक्चर में। तो कहना इस हेडिंग को बोलते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स के 100वां नियम। अब यहाँ से हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ नियम समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन के साथ मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं। देखो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम यानी साम्य अवस्था कितने प्रकार की होती है। बहुत ध्यान से सुनना सर। एक होती है ऊष्मीय साम्य अवस्था, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पूछे कि साम्य अवस्था कितने तरह की होती है तो कह देना 3 तरह की साम्य अवस्था होती है। एक होती है ऊष्मीय साम्य अवस्था, एक होती है केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य अवस्था, एक होती है तुम्हारी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यांत्रिक साम्य अवस्था, है ना। तो मैकेनिकल और केमिकल को आपको नहीं समझना, ऊष्मीय साम्य अवस्था समझते क्या होती है। बड़े ध्यान से सुनना ऊष्मीय साम्य अवस्था क्या होती है। देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक, तुम्हारे पास 2 बॉडी हैं। एक बॉडी तो मैंने अपनी हॉट बॉडी बोल दिया, और बच्चों दूसरी बॉडी तो मैंने कोल्ड बॉडी बोल दिया। एक तुम्हारी हॉट बॉडी है, दूसरी कौन सी बॉडी है सर, दूसरी तुम्हारी कोल्ड बॉडी है। ध्यान से एकदम सुनना। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है बच्चों और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर कम है, और अगर मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आया, तो बच्चों अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं तो होगा क्या, हीट का फ्लो सर, या ऐसा बोलिए एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, तो होगा क्या कि बच्चों T1 का मान T2 से ज्यादा होगा, क्योंकि T1 हमारी हॉट बॉडी का टेम्परेचर है। तो हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कहां की ओर जाएगा सर, हीट का फ्लो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाएगा। क्लियर। तो T1 घटता रहेगा, T2 बढ़ता रहेगा, और ये तब तक होगा जब तक कि एक बीच का टेम्परेचर ना मिल जाए, और जब बीच का टेम्परेचर मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अब हमें ऊष्मीय साम्य अवस्था मिल गई। क्या मिल गई, ऊष्मीय साम्य अवस्था मिल रही बच्चों, है ना। तो ऊष्मीय साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि जब 2 बॉडियों का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाए सर, ऐसी साम्य अवस्था को ऊष्मीय साम्य अवस्था यानी थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इधर आइए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जब 2 विलगती निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में होता है। विलगती निकाय का मतलब होता है अलग रखा हुआ निकाय। मान लीजिए मेरे पास 2 अलग रखे हुए निकाय हैं, एकदम ध्यान सुनना, 2 अलग रखे हुए निकाय, तो इनके टेम्परेचर अलग अलग होंगे, इनके टेम्परेचर अलग अलग होंगे। मैंने इनके टेम्परेचर को T1 और T2 मान लिया, क्योंकि वे 2 विलगती निकाय, विलगती को इंग्लिश बोलते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग रखे हुए निकाय बच्चों। तो अगर ये 2 अलग रखे हुए निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ यानी किसी तीसरे सिस्टम के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में है बच्चों। ऊष्मीय साम्य अवस्था का मतलब कि ए सी के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, अर्थात T1 और T3 बराबर होंगे, समझो। ये बी सी के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में मतलब T2 और T3 बराबर होंगे। यही तो सवाल है। देखो जब 2 विलगती निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था में होता है तब दोनों विलगती निकाय आपस में भी संतुलन में होंगे, यानी आपस में भी साम्य अवस्था में होंगे, संतुलन में। ऊष्मीय संतुलन बोलो, एक ही बात है, साम्य अवस्था, है ना। तो 2 अलग अलग निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य अवस्था या ऊष्मीय संतुलन में है, तो वे दोनों आपस में भी ऊष्मीय साम्य अवस्था में होंगे। डेट मीन्स T1 बराबर T3 भी, T1 बराबर T2 भी होगा। अब देखो T1 T3 के बराबर इन दोनों के बारे में कह दिया, T2 T3 इन दोनों के बारे में कह दिया। अगर ये दोनों बराबर है तो T1 और T2 तो बराबर होंगे। तो परिभाषा एकदम आसान है कि जब 2 विलगती निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, अब 2 विलगती निकाय कौन से लिए गए, ए और बी, किसी तीसरे निकाय सी के साथ
ऊष्मी साम्यावस्था में है तो दोनों विलयते निकाय आपस में भी साम्यावस्था में होंगे, यानी इनका टेम्परेचर आपस में भी बराबर होगा। इसी नियम को बोला जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का 0वां नियम। इससे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए इस नियम से कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। तो ध्यान रखना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइंड होने वाली प्रॉपर्टी का नाम होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफाइंड होता है किससे सर? टेम्परेचर डिफाइंड होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इसके बाद जब हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं, यानी टेम्परेचर को डिफाइन कर लेते हैं, तो तुरंत हम लोगों को एक और नियम भी पढ़ना चाहिए बच्चा। चलो मैं इसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगला नियम आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बहुत कम शब्दों में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन कम शब्दों में इसको जानना है। अब ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसको समझो। जैसे देखिए चित्र में मैंने आपको एक सिलेंडर बनाते दिखाया, चित्र में सर मैंने एक सिलेंडर बनाते दिखाया। ये मान लीजिए सिलेंडर रहा, सर ये क्या रहा? सर ये सिलेंडर रहा। सिलेंडर के अंदर मैंने इस तरह से देखो एक पिस्टन भी बना दिया, सिलेंडर के अंदर मैंने इस तरह से पिस्टन भी बना दिया। ये पिस्टन हो गया, है ना। सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन, और पिस्टन के अंदर देखो मैंने क्या भर दी? सर कोई गैस भर दी। ये गैस है, ये कोई गैस है। ओके, तो पहला नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी सिस्टम को, सिस्टम का मतलब होता है अंदर वाला पार्ट, जब किसी सिस्टम को आप हीट दोगे, जब किसी सिस्टम को आप हीट दोगे, दैट मीन्स इसको किसी तरह की कोई भी हीट दोगे, मान लीजिए आपने इसको डेल्टा क्यू हीट दी। जब किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वह दो रूपों में खर्च होती है। पहला रूप, एक तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, दूसरा कार्य करने में। पहला रूप होता है आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में, दैट मीन्स डेल्टा यू को बढ़ाने में, और दूसरा होता है कार्य करने में, मतलब डेल्टा डब्ल्यू बढ़ाने में। तो आपने मान लीजिए इसको 100 किलो जूल हीट दी, तो 100 किलो जूल हीट कितने रूपों में खर्च होगी? कह देना दो रूपों में खर्च होगी, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा कार्य करने में। तो आप मुझे बताइए जल्दी से, अगर दो रूपों में खर्च हो रही है, इसका अर्थ क्या हुआ? सर इसका अर्थ ये हुआ कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। सर इसका अर्थ ये हुआ डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। सर यही तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दी गई हीट दो रूपों में खर्च होती है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, दूसरा कार्य करने में। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, अब बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं जाना। अब एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, मैं वो क्वेश्चन बता दूं। जैसे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारा क्या डिफाइंड होता था? टेम्परेचर। उसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या डिफाइंड होता है? कह देना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किससे डिफाइंड होती है? कहना इंटरनल एनर्जी डिफाइंड होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये टॉपिक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो और देखिए। ओके, अब इसके बाद अगली जो हेडिंग हमें हीट एंड टेम्परेचर वाले चैप्टर में पढ़नी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि जब पिछली बार कॉन्सेप्ट आया था ना, तो इससे न्यूमेरिकल पूछे रहे थे, याद रखिएगा। कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या होता है सर? कैलोरीमिति का सिद्धांत थोड़ा बताइए। तो कैलोरीमिति के सिद्धांत को समझने के लिए मैंने देखिए यहां पर दो कंटेनर ऐसे ले लिए, दो कंटेनर ले लिए। कैलोरीमिति का सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। मैंने कैलोरीमिति के सिद्धांत को समझने के लिए ऐसे दो कंटेनर ले लिए। ये मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर है बच्चों, दोनों कंटेनर पे मैंने लिक्विड भर लिया। सर दोनों कंटेनर पे मैंने लिक्विड भर लिया, ये लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे है। सर ये लिक्विड अलग अलग टेम्परेचर पे है ना। सर मैंने एक लिक्विड का टेम्परेचर T1 कह दिया और दूसरे लिक्विड का टेम्परेचर T2 कह दिया, लेकिन मैंने फाइनली इसको हॉट और इसको कोल्ड, यानी एक लिक्विड को हॉट लिक्विड और दूसरे को कोल्ड लिक्विड कहा। तो हॉट लिक्विड का टेम्परेचर T1 कह दिया, कोल्ड लिक्विड का T2 कह दिया। उसके बाद हॉट लिक्विड का द्रव्यमान m1 और कोल्ड लिक्विड का द्रव्यमान m2 कह दिया। विशिष्ट ऊष्मा भी बोल दीजिए। हॉट लिक्विड की विशिष्ट ऊष्मा मैंने C कह दी और कोल्ड लिक्विड की विशिष्ट ऊष्मा C2 कह दी, C1 C2। अब आप बताओ, एक मेरे पास हॉट लिक्विड था, एक कोल्ड लिक्विड था, दोनों के बारे में पैरामीटर मैंने मान लिए। अगर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाए, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया सर? इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया,
तो बच्चा मिक्स करने के बाद क्या होगा, कहना जैसे ही हम लोग इसको मिक्स करेंगे सर, जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे सर, जैसे ही हम लोग इसको मिश्रित करेंगे, मिक्स करेंगे, है ना। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा कि जो गर्म वाला टेम्परेचर है यानी हॉट लिक्विड है, ये अपने अंदर की जो हीट एनर्जी है वो किसे देगा, क्या कह देना, इसे अपने अंदर की हीट एनर्जी कोल्ड वाले को देगा। तो हॉट वाले का टेम्परेचर घटेगा, कोल्ड वाले का बढ़ेगा, और बढ़ के एक फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर बना लेंगे। मान लीजिए मैं ये कह देता हूं एक एग्जांपल तौर पे कि इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री और कोल्ड वाले का टेम्परेचर है 20। जब दोनों को आप मिलाओगे ना तो बीच का जो टेम्परेचर आएगा वो 60 और 20 के बीच में आएगा, यानी जो भी बीच का टेम्परेचर आएगा वो 60 से कम होगा और 20 से ज्यादा होगा, है ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो भी सर बीच का टेम्परेचर आएगा वो T1 से कम होगा, T2 से ज्यादा होगा। सर यही तो है बीच का टेम्परेचर T। तो तुम्हें ये बताना होता है कि मिश्रण का अंतिम तापमान क्या होगा, ये कैलकुलेशन करने को आती है मिश्रण का अंतिम तापमान। तो बच्चों ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और कॉन्सेप्ट होता है मेरे दोस्त, दी गई हीट गर्म लिक्विड द्वारा दी गई हीट बराबर ठंडे लिक्विड द्वारा ली गई हीट। दी गई हीट बराबर ली गई हीट आप लगा दो, आपको आंसर मिल जाएगा, दी गई हीट बराबर ली गई हीट लगा दीजिए। ठीक सर, अच्छी बात है, दी गई हीट बराबर ली गई हीट लगा दो। गर्म लिक्विड कितनी हीट देगा, तो कहना गर्म लिक्विड का टेम्परेचर द्रव्यमान m1, गर्म लिक्विड की विशिष्ट ऊष्मा C1। अब गर्म लिक्विड कितनी हीट देगा, उसके लिए जब डेल्टा T रखा जाएगा तो T1 में से T घटाइए, T1 में से क्या घटाइए, T घटाइए। ये देखो ठंडे लिक्विड द्वारा ली गई हीट, तो कहना ठंडे लिक्विड का द्रव्यमान m2 है, ठंडे लिक्विड की विशिष्ट ऊष्मा C2 है, और ठंडे लिक्विड बताइए अपना टेम्परेचर कितना बढ़ा लेगा, T2 से T कर ले रहा है, ये देखिए, और T2 से T कर ले रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, T माइनस T2। टेम्परेचर का डिफरेंस T बड़ा है इसलिए T में से T2 घटाया है, T में से T2 घटाया है। ओके, तो जब भी कभी आपको कैलोरीमीटर के सिद्धांत में मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर पूछा जाएगा कि बताइए मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, तो आपको यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, m1C1 डेल्टा T1 बराबर m2C2 डेल्टा T2। और जब भी कभी अगर समान लिक्विड होगा, मान लीजिए दोनों तरफ पानी होता, तो अगर दोनों तरफ पानी होता तो C1 हमारा कैंसिल हो जाता, सवाल हमारा और भी आसान हो जाता। और कई बार इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा भी आपके सामने, अगर दोनों तरफ मान लो पानी होता, इफ बोथ लिक्विड सेम, मान लीजिए दोनों के दोनों लिक्विड हमारे कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो बच्चा अगर दोनों लिक्विड सेम हो जाते हैं तो C1 बराबर क्या हो जाएगा सर, C2 हो जाएगा, C1 बराबर C2। तो C1 C2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली m1 T माइनस T इज इक्वल टू m2 T माइनस T2। और आपसे पूछा जाए कि बताइए मिक्सचर का टेम्परेचर T कितना निकलेगा इस बार, तो T निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है m1 T1 प्लस m2 T2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये भी तुम्हारा कई बार क्वेश्चन आ सकता है इससे, और मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट ये फाइनल टेम्परेचर तभी मिलेगा जब C1 और C2 हमारे कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब ये फॉर्मूला हो सकता है कि आप ना लगाओ, ऊपर वाले भी लगाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये चीज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि बताइए मिक्सचर के टेम्परेचर का सही सूत्र कौन सा होना चाहिए, तो ये आंसर लगाना पड़ेगा आपको, है ना। देखो, तो जब भी कभी पानी को पानी से मिक्स किया जाता है तब तो सवाल बड़ा आसान हो जाता है। आप याले फॉर्मूले का एप्लीकेशन तो मुझे लग रहा है बचपन से जवानी तक करते चले आ रहे हो, लेकिन जैसे ही एक सवाल ऐसा वाला दे देता है जिसमें पानी और बर्फ को मिलाना होता है, तो फिर थोड़ा सा चीजें खराब हो जाती हैं, है ना। तो बच्चा ये लास्ट हेडिंग होगी हीट एंड टेम्परेचर की, जिसमें मैं आपको बर्फ और पानी को मिलाकर मिश्रण का तापमान निकालना सिखाऊंगा, और कैसे मिश्रण का तापमान निकाला जा सकता है, कैसे इसमें वैरायटी बनाई जा सकती है, ये मैं सिखाऊंगा। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको पहले थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ये लो, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब देखो ध्यान से, चलो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना, क्योंकि ये सवाल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 ग्राम बर्फ, मेरे पास सर एक बर्फ है, मेरे पास बर्फ का टुकड़ा है, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ का टुकड़ा है,
0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ का टुकड़ा है, कितने ग्राम है सर? 10 ग्राम है। ध्यान से सुनना एकदम कायदे के साथ ये सवाल। और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 ग्राम पानी के साथ, कितना डिग्री सेंटीग्रेड सर? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितना ग्राम पानी? कह देना 40 ग्राम पानी। इन दोनों को आपस में क्या किया गया है सर? इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया, इन दोनों को मिक्स किया गया। अब फिर बोला जा रहा है साथ मिलाया जाता है, तो बताइए मिक्सचर का तापमान क्या होना चाहिए? ऐसे सवाल बड़े ही रेयर होते हैं बच्चों, और ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी अप्रोच को बढ़िया रखनी होती है ना। मिक्स किया गया, और मिक्सचर का क्या बताना है सर? फाइनल टेम्परेचर बताना है कि मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। क्लियर? अब होता क्या है कि जब भी कभी आप इस तरह के सवालों को देखेंगे, किताब में भी देखिए, तो मोस्टली जगह पे क्या होता है, फॉर्मूला लिखा होता है कि ml प्लस mc1 डेल्टा टी वगैरह वगैरह फलाना फलाना ठिकाना ठिकाना। लेकिन वाले फॉर्मूले में जब अप्लाई करते हैं ना, तो बड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है ना। तो मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, एकदम रिलैक्स होइए, चिल कीजिए, और फिर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब इस बर्फ को पानी के साथ मिलाया जाएगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी बच्चों, बर्फ पिघलेगी, पानी का तापमान थोड़ा सा कम होगा। तो पहले तो आप ये देखिए ना कि बर्फ को पूरा पिघलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। आप पहले ऐसे देखिए, तो क्या है ना, बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है सर 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बताओ, होती है, यानी 1 ग्राम पिघलने के लिए 80 कैलोरी, 1 ग्राम पिघलने के लिए 80 कैलोरी। तो बताइए 10 ग्राम पिघलने के लिए कितना चाहिए सर? 800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए इसको पिघलने के लिए। क्लियर? इतना सर 800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए इसको पिघलने के लिए, ये बात सबको क्लियर हो गई। अब 800 कैलोरी तो मान लो चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पानी ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है सर? पानी ज्यादा से ज्यादा कितनी हीट दे सकता है, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर मैं बात पानी की करता हूं, तो पानी का टेम्परेचर है 80। मान लीजिए पानी 80 से 0 तक ठंडा हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हीट दे सकता है? कहना, अगर टेम्परेचर घट रहा है सर, तो mc डेल्टा टी लगाइए। तो m कितना है पानी का? 40। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, याद कर लो, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम केल्विन होती है, कैलोरी प्रति ग्राम केल्विन। तो अगर कैलोरी प्रति ग्राम केल्विन में 1 है, तो m पानी की विशिष्ट ऊष्मा C1, और डेल्टा टी की बात करेंगे तो 80 में से 0 घटा दीजिए। तो बताइए ये कितनी हीट दे सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा पानी हीट दे सकता है 3200 कैलोरी। अब खेला खत्म, बस इससे सवाल सॉल्व, सवाल सॉल्व। ठीक है, अब देखो प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न ऐसे सॉल्व होगा कि सर देखो, बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए थी 800, अगर पानी अपना टेम्परेचर 80 से 0 कर लेता है तो कितनी ऊष्मा निकालेगा? 3200। तो बच्चों, इस 3200 में से 800 कैलोरी तो बर्फ को पिघला देगा, 800 कैलोरी तो बर्फ को पिघला देगा। तो बाकी बचा कितना सर? बाकी बचा 2400। तो 2400 कैलोरी इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा सर, 2400 कैलोरी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तो बस तुम्हें इतना बात तो समझ में आई कि 800 कैलोरी जो है बर्फ को पिघला देगा और 2400 कैलोरी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। पॉसिबिलिटी ये थी कि ये भी पूरा का पूरा 800 ही निकालता, तो सिर्फ पिघल पाती, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये 800 से कम निकालता, तो 800 से कम निकालता तो बच्चा बर्फ पूरी ना पिघलती, और पूरी नहीं पिघलती तो इसका मतलब फाइनल का टेम्परेचर 0 बताते फिर, है ना। फिलहाल ये बर्फ को पूरा पिघला रहा है, 2400 कैलोरी एक्स्ट्रा है, यही कैलोरी कह सकते हो उसका तापमान बढ़ा देगी। तो कह देना तापमान बढ़ाने के लिए फिर से एक बार फॉर्मूला बस लगा दो, mc डेल्टा टी। कितना तापमान बढ़ाएगी, कितनी ऊष्मा तापमान बढ़ाने के लिए खर्च होगी? कह देना 2400। लेकिन वो तापमान तो अब दोनों का बढ़ाएगी ना, क्योंकि बर्फ तो पिघल चुकी है, बर्फ तो पानी बन चुकी है। तो द्रव्यमान कितना लेना है? कह देना 10 ग्राम एक्स्ट्रा, 40 ग्राम एक्स्ट्रा, 50 ग्राम। सर बर्फ भी पानी बन चुका है, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा 8 और इंटू डेल्टा टी। ये देखिए, तो फाइनली आपको पता चला कि डेल्टा टी का यहाँ से जो मान चला जाएगा 80 से 80 कैंसिल कर दीजिए, 5 चुटो 20, 5/40। सर टेम्परेचर को जो परिवर्तन हो रहा वो 48। हमने उसको 80 से 0 बना लिया था,
यानी जीरो टेम्परेचर था, परिवर्तन 48, तो मिक्सचर ऑफ फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सवाल का सही आंसर। ओके, अभी आपको ये अभ्यास हो जाएगा ना तो बड़ा आसान लगेगा, ऐसा नहीं है ना। मैं एक और सवाल लेता हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सवाल वही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम बर्फ, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम पानी। तो मैं एक काम करता हूं कि इसको 10 ग्राम पानी ना मानकर, इस बार मैं क्या काम करता हूं, इसको 10 ग्राम पानी ना मानकर, इसको 40 ग्राम पानी ना मानकर, इसको 10 ग्राम पानी ही मान लेते हैं। मान लीजिए यही सेम सवाल है, बस 40 ग्राम पानी ना मानकर हम लोग कितना पानी मान लेते हैं सर, हम लोग भी 10 ग्राम पानी मान लेते हैं। कितना पानी? 10 ग्राम पानी। अब बताइए क्या होगा। अब इसको थोड़ा डायरेक्ट लगाते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड 10 ग्राम पानी के साथ मिलाते हैं, बताइए मिक्सचर का तापमान। तो कहना सर बर्फ को पिघलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी बर्फ को पिघलने के लिए 1 ग्राम में 80 कैलोरी चाहिए, तो 10 ग्राम में कितनी चाहिए? 800 कैलोरी ऊष्मा चाहिए बर्फ को पिघलने के लिए। बर्फ को 800 कैलोरी चाहिए। पानी का टेम्परेचर 80 है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? 0 तक ठंडा हो सकता है, उससे ज्यादा तो ठंडा नहीं हो सकता। तो पानी ज्यादा ठंडा हो सकता है MC डेल्टा T तक। तो बताइए m का मान कितना है? 10 ग्राम है, पानी भी 10 ही ग्राम है ना इस बार। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 8 और ठंडा हो सकता है ज्यादा 80 से 0 तक। तो कितना ठंडा हो सकता है? 80। तो आप बताइए बर्फ को पानी कितनी ज्यादा हीट दे सकता है? 800 कैलोरी। मुद्दे की बात सुनिए, बर्फ को चाहिए 800 और डेटा कुछ ऐसा बना कि ये 800 ही ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। भाई ज्यादा 0 तक ठंडा हो सकता है, इसका मतलब ज्यादा 800 दे सकता है। तो इसका मतलब क्या आंसर होना चाहिए कि बर्फ पूरी पिघल जाएगी, बर्फ पूरी पिघल जाएगी, बट इसके पास एक्स्ट्रा हीट नहीं बची, इसलिए टेम्परेचर नहीं बचेगा, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बर्फ पूरी पिघल जाएगी, पूरी हीट यूज हो चुकी, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ओके, समझे ना बात को? चलो एक और सवाल ले लेते हैं, इसी का मैं कॉपी कर लेता हूं जल्दी से। मान लीजिए अगला वाला सवाल क्या है, इसमें चेंज कर देता हूं सर, मैं इसे चेंज कर देता हूं। ये सवाल है हम लोग के पास, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं है, सवाल है। देखो पहला सवाल मैंने ये वाला सवाल का आया 40 ग्राम वाला, 10 ग्राम वाला। बच्चों अब मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं कि जिसमें मैं 10 ग्राम पानी ना मानकर, 10 ग्राम को चलो फिक्स कर लेते, टेम्परेचर बदल देते पानी का। मैं टेम्परेचर जो है ना, ये वाला जो टेम्परेचर है बच्चों, इस टेम्परेचर को मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड ना मानकर, सर इस टेम्परेचर को मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेता हूं। कितना? 50। सर इस बार पानी का टेम्परेचर मैंने मान लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे पास 10 ग्राम पानी है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड का है? टाई दिया जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का है। अब बताइए क्या होगा मिक्सचर का तापमान? तो कहना अब भी निकाल लो सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 10 ग्राम बर्फ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 10 ग्राम बर्फ है, तो बताइए पूरा पिघलने के लिए कितनी हीट चाहिए बर्फ को? तो कहना 1 ग्राम के लिए 80, तो 10 ग्राम के लिए 800 कैलोरी चाहिए। पानी से ज्यादा कितना दे सकता है? तो पानी का मात्रा है 10 ग्राम, इसलिए 10, पानी की विशिष्ट ऊष्मा है 1 MC डेल्टा T लगा रहा हूं, MC डेल्टा T, क्योंकि पिघलने के लिए होता है गुप्त ऊष्मा और तापमान बढ़ाने के लिए होता है विशिष्ट, क्या बोलते हैं उसको, सेंसिबल हीट, गे ऊष्मा। MC डेल्टा T, M पानी का 10, C 8, और पानी ज्यादा कितना ठंडा हो सकता है? कहना ज्यादा 50 से कहां तक आ सकता है? 0 तक आ सकता है, इससे ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता ना। तो 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 500। टोटल हीट का मान कितना आ गया सर? ये 500 कैलोरी आ गया। ये देखिए 50 माइनस 0 50 और ये 500। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए 800 और पानी ज्यादा दे रहा है 500। तो बताइए कम दे रहा है ना, 300 कम दे रहा है। तो पहली बात तो बर्फ को चाहिए 800, पानी दे रहा है 500, तो आप कहना बर्फ पूरी नहीं पिघलेगी, बर्फ पूरी नहीं पिघलेगी, पूरी नहीं पिघलेगी।
तो बताइए फिर कितना पिघलेगी, तो कहना उतना ही पिघलेगी जितना आपने दिया। तो बच्चों 500 कैलोरी दिया है कितने में, 800 में, 800 चाहिए था, दिया है 500। बर्फ की मात्रा कितनी थी, 10 ग्राम। देख लो जल्दी से आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो 50/8 आ जाएगा, और 50/8 को अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो 25/4, और 25/4 मतलब 6, 500 बटे कितना, 800, 50/8, 25, 25 का आधा 12.5, 12.5 का आधा 6.25। तो बच्चा 6.25 ग्राम बर्फ पिघल जाएगी, 6.25 ग्राम बर्फ पिघल जाएगी, है ना। और जब बर्फ पूरी नहीं पिघली तो मिक्सचर का अंतिम तापमान कितना होना चाहिए, सर मिक्सचर का अंतिम तापमान अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये बर्फ के पिघलने वाले सवाल आप समझ लीजिए, कई बार भाप वाले सवाल भी आ जाते, वो भी हम लोग लगा लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। वहाँ बस 536 का इस्तेमाल किया जाता है, बस खेला खत्म। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों का हीट एंड टेम्परेचर का सारे के सारे पार्ट खत्म हो गए। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, आपने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। लेकिन हीट एंड टेम्परेचर के मैंने क्वेश्चन जो लिए ना ऑब्जेक्टिव वाले, वो लगभग 100 से ऊपर हैं। तो हम लोग अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं कि पूरा का पूरा 8 लेक्चर इसके क्वेश्चन का रखेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।